हेलो दोस्तों, मैं अनिल पंत, डायरेक्टर जीएस विजन आईएएस एकेडमी। आज से मैं आपके सामने इतिहास जनरल स्टडी में जो इतिहास विषय है इसकी सीरीज आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि अभी हाल ही में आपने अगर देखा होगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कुछ पेपर हुए हैं। इवन अगर आपने उत्तराखंड लोअर पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस जो अभी 2022 में पेपर हुए थे वो देखे होंगे। अभी कनिष्ठ सहायक का आया, उत्तराखंड पीसीएस मेंस का पेपर हुआ है। उसमें इतिहास का एक अलग टाइप के क्वेश्चन उन्होंने आयोग ने पुट अप किए थे। यानी मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन का जो नेचर था वो एक अलग तरीके से पुट अप किया था। टफ नहीं थे, चीज़ें इतिहास की ही थी, लेकिन पूछने का तरीका, क्वेश्चन का जो अप्रोच थी वो एक नए फ्लेवर में थे, जिसने विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान भी किया। कुछ विद्यार्थी तो हतोत्साहित होने की स्थिति पर आ गए। और अब लोक सेवा आयोग का जो क्वेश्चन का नेचर है उसी पैटर्न पे चलने वाला है। लोक सेवा आयोग हो, अगर आपने यूपी पीसीएस के पेपर भी देखे होंगे तो उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आया है। तो इस सीरीज को जो मैं शुरू कर रहा हूँ इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के आगामी पेपरों में। तब चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर जो जून 2023 में होने वाला है, जुलाई में लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का पेपर हो, मई में यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो हो, या फिर मई में जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें ये आपको काफ़ी मदद करेगा। आज का जो मैंने टॉपिक इतिहास में चुना है ये इतिहास का प्रारंभ है। यानी आप कह सकते हो कि एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो थोड़ा शुरुआत करने के लिए एक भूमिका बना रहा हूँ। भूमिका मतलब सिर्फ भूमिका नहीं है, यहाँ से भी पीटी का क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इतिहास विषय के अंतर्गत जो मैं शुरू कर रहा हूँ कि एक तो इतिहास के जनक कौन है। कई बार सीधा सीधा आ जाता है क्वेश्चन कि इतिहास के जनक किसको माना जाता है। 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से टिक करना होता है। उनकी बुक क्या है, क्यों वो इतिहास के जनक कहलाए, ये बातें होती हैं। फिर इतिहास है क्या। बहुत सारे बच्चों इतिहास को लेकर के अलग अलग अवधारणाएं लेकर चलते हैं, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इतिहास क्या है, यहाँ से मैंने ये देखा कि क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन इतिहास क्या है जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं तो इतिहास को लेकर के हमारा नरेशन अलग बना रहता है। तो अगर हम सही ढंग से समझ जाएं कि इतिहास क्या है, उससे रोचकता पैदा होती है। कैसी होगी मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। फिर इतिहास का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर के 2 प्रकार के सिद्धांत काम करते हैं। और फिर इतिहास क्या है, जो बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उसमें मानव होमिनिड का जो विकास है उसको लेकर के आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो शुरुआत मैं करता हूँ टॉपिक की, ज़्यादा बात न करते हुए, कि इतिहास के जनक। पीटी का सवाल बनता है यहाँ पर। इतिहास के जो जनक हैं ये हेरोडोटस को माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनान के रहने वाले थे। यूनान जिसको आज हम ग्रीस कहते हैं, ग्रीस के नाम से जानते हैं। हेरोडोटस का जन्म हुआ था यूनान में 484 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी सन पूर्व की ये बात है। यूनान में जन्म हुआ और 440 बीसी में हेरोडोटस ने एक किताब प्रकाशित की। उस बुक का नाम है फ्रैगमेंट फ्रॉम हिस्टोरीज। ये इनकी किताब का नाम है, जिसको कि सिंपल फॉर्म में कुछ लोग या कुछ किताबों में लिखा हुआ है, उसको हिस्टोरिका कहा गया है। पूरा किताब का नाम, एक्चुअल नाम है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट खंडित अवस्था में है। फ्रैगमेंट फ्रॉम हिस्टोरीज, खंडित का मतलब यह है कि इतिहास को अलग अलग टुकड़ों में लिखा गया है। जिस भी उन्होंने इतिहास में जो भी लेखन कार्य किया है वो अलग अलग अप्रोच में अलग अलग खंडों में किया, इसलिए फ्रैगमेंट फ्रॉम हिस्टोरीज के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस किताब में इन्होंने मूलतः 2 महत्वपूर्ण चीजें बताई जिसके कारण फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाए। एक तो इनकी इस किताब में इतिहास का दर्शन मिलता है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का दर्शन में हम एक मूलभूत चीजें, उस पर भी मैं आगे दूसरा वीडियो बना करके उस पर चर्चा करूंगा। एक सिंपल सी बात है कि इतिहास का मूलभूत दर्शन यह है कि निरंतरता के साथ परिवर्तन भी होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ पुरानी चीजों की निरंतरता बनी रहती है। जैसे अगर हम इंडस वैली ऋग्वैदिक काल से आज तक देखें तो दौर काफी परिवर्तित हो चुका है, बहुत सारी भौतिक प्रगति हुई है,
लेकिन उस परिवर्तन में निरंतरता भी है। सैंधवकालीन जो नगर नियोजन की क्रिया है वो आज भी बनी हुई है। स्वास्तिक पूजा जो ऋग्वेद काल में है वो आज भी हम उस स्वास्तिक पूजा के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के चल रहे हैं। आज भी हम स्वास्तिक पूजा की उपासना से जुड़े हुए हैं। तो निरंतर समय के साथ परिवर्तन तो होता ही होता है, लेकिन उसमें कुछ कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। यही इतिहास का दर्शन है। दूसरा, इतिहास लेखन के जो इन्होंने फ्रेगमेंट यानी खंडों में इतिहास लिखा, उसको कुछ मूलभूत मानकों के तहत लिखा, यानी इतिहास के कुछ मापदंड इनके लेखन में दिखाई देते हैं। और ऐसे मापदंड हैं कि वो इतिहास लेखन के मूलभूत मापदंड माने जाते हैं। आज भी उनको बेस बना करके इतिहास लेखन का काम कर रहे हैं। तो इतिहास लेखन के मापदंड, इतिहास का दर्शन, ये दो महत्वपूर्ण चीजें फ्रेगमेंट फ्रॉम हिस्टोरीज में दिखाई देती हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया। यहां से पीटी का एक सवाल सीधा सीधा कि जनक कौन है? हेरोडोटस। इनकी किताब का नाम क्या है? फ्रेगमेंट फ्रॉम हिस्टोरीज। ये दो मूलभूत प्रश्न यहां से आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, यूपीएससी पूरी अप्रोच के साथ लेके जा रहा हूं। तो जो आपके सहायक समीक्षा अधिकारी और लोअर पीसीएस के जो पेपर क्वेश्चन है, उनके अप्रोच में ये भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धीरे धीरे हमारी क्वेश्चन की ग्रेविटी बढ़ेगी। टॉपिक में ग्रेविटी पे जाऊंगा तो पीसीएस का, और ग्रेविटी पे जाऊंगा तो अपर यूपीएससी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये इसके दो मूलभूत क्वेश्चन बन गए। अब इतिहास क्या है? देखो, इतिहास क्या है, इसको लेकर के अलग अलग बातें बोली जाती है, अलग अलग प्रकार से इसको इंडिकेट किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास का मतलब है इति, इसका संधि विच्छेद करते हैं, इति प्लस ह्रास। इति का मतलब होता है आरंभ, शुभारंभ, और ह्रास का मतलब होता है पतन, समाप्त होना। इसका मतलब है कि जो चीज आरंभ होकर के समाप्त हो गई, शुरू होकर के जिनका पतन हो गया, वही इतिहास है। यह इतिहास की बहुत ही संकुचित विचारधारा है, बहुत ही संकुचित परिभाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास का मतलब होता है कि जो पुराने राजा रजवाड़े हैं, उन राजा रजवाड़ों को पढ़ना, समझना, कौन राजा हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उन्होंने कौन से ऐसे काम किए, उनको पढ़ना, राजा रजवाड़ों के अंत की परिस्थितियों को देखना, यही जो है इतिहास कहलाता है। भले ही हम इतिहास में ये चीज पढ़ते हैं, हम मुगल काल पढ़ते हैं, हम उसके बाद शिवाजी पढ़ते हैं, उससे पहले मौर्यास पढ़ते हैं, गुप्तास पढ़ते हैं, राजा रजवाड़े की स्थिति है। लेकिन अगर सिर्फ इसी तक इतिहास को रखा जाए तो यह भी इतिहास की संकुचित परिभाषा है। और जब हम इतिहास को इस दृष्टि से देखते हैं तो इतिहास अरोचक बन जाता है। और यही वो स्थिति है जब विद्यार्थियों को इतिहास से मोह भंग होने लगता है, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग इतिहास को लेकर के कहते हैं कि इतिहास में तिथियां हैं, तिथियों को लेकर के अध्ययनवत, क्रमबद्ध अध्ययन, तिथियोंबद्ध कब कब क्या क्या घटा उसको पढ़ना, उस विवरण को देखना, उसी को हम इतिहास कहते हैं। यह भी इतिहास को रोचक नहीं बनाता। तिथियों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि साहित्य, अगर मैं आपसे कहूं कि जो साहित्य है और इतिहास है, इन दोनों में मूलभूत बात क्या है? इतिहास में कल्पना है। साहित्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो वास्तव में घटित नहीं होती, लेकिन उनकी जो साहित्यकार होता है, लेखक होता है, उनकी पूर्व कल्पना करता है, कल्पना में उन चीजों को संजो के रखता है। लेकिन इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, और ऐसा ही हुआ था, यह प्रमाण हमको साहित्यिक स्रोतों से मिलता है, और सबसे बेहतर प्रमाण पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। और अगर ऐसा ही हुआ था, उस घटना को यदि हम तिथि से जोड़ देंगे तो प्रमाणिकता भी हो जाती है, उसको प्रूफ भी मिल जाता है, प्रमाणिकता भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए इतिहास में तिथियों का महत्व है। ऐसा ही हुआ था, वो घटना वास्तव में वैसी हुई, उसके बारे में एविडेंस जुटाना इतिहास कहलाता है। लेकिन इतिहास सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी रोचक परिभाषा है वो ये है कि इतिहास का मतलब है कि हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान की वह विधा जिससे हम अपने को जानने का प्रयास करते हैं, वही इतिहास कहलाता है। देखो, जब हम स्वयं को
जानने का प्रयास करते हैं तो ये दो विधाएं हैं। एक विधाएं हैं जो है अध्यात्म की, अध्यात्म, और दूसरी है इतिहास। अध्यात्म क्या है आपने सुना होगा, बहुत सारे जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, स्वयं को परमात्मा से क्या संबंध है उसको जानना, ये फिलॉसफी का पार्ट है, ये ब्रह्म तत्व की बात है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इतिहास प्रमाण के साथ बात करता है, ऐसा ही हुआ था उसको लेकर के तथ्य जुटाने की कोशिश करता है, इसलिए इतिहास इहलौकिक पृष्ठभूमि से जुड़ जाता है। इसमें भी हम अपने आप को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत सारे ऐसे ज्ञान की विधाएं हैं जो हम इतिहास को समझने के लिए लेते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भूगोल। भूगोल से इतिहास बड़ी अच्छी तरीके से लिंक है। एंथ्रोपोलॉजी है, तकनीकी विकास के लिए हम उसमें प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्थाएं क्या थी अलग अलग दौर में, उसमें हम आर्थिक सिद्धांतों को जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे विषय जो है इतिहास अध्ययन में जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास एक श्रेष्ठ ज्ञान है। श्रेष्ठ ज्ञान दो आधारों पर, क्योंकि बहुत सारे विषयों की मदद ली जाती है इतिहास को पढ़ने के लिए, तथ्यों को जुटाने के लिए, ऐसा ही हुआ था इस बात को प्रूव करने के लिए। और दूसरा, हम इतिहास में स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसको श्रेष्ठ ज्ञान की कैटेगरी में रखा गया है। अब स्वयं को जानने का मतलब, मानव शास्त्र के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी ये मानती है कि मानव के जो पूर्वज हैं वो कौन थे? वानर। ये तो आप मानते हैं कि बंदर ही हमारे पूर्वज हैं, और वहीं से हम धीरे धीरे विकसित होकर के समय के साथ परिपक्व होते हुए आज हम मानव, आज के मानव को कहा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस जो हमने यहां लिखा है, यह आज का सभ्य पूर्ण विकसित मानव है। इसका मतलब एक वानर की अवस्था से पूर्ण विकसित सभ्य होमो सेपियंस सेपियंस की अवस्था तक पहुंचना। कैसे मानव यहां से इस अवस्था तक पहुंचा है, कैसे यहां से लेकर यहां तक का ये रूपांतरण हुआ है, इस विकास यात्रा को पढ़ना, इस विकास को समझना, उन परिस्थितियों को जानना, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि इतिहास का मतलब क्या है? हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। एक वानर मतलब पशु, वानर का मतलब असभ्य, जिसको ज्ञान नहीं है, और होमो सेपियंस सेपियंस जो सभ्य है, जिसके अंदर संवेदनाएं हैं, जो चीजों को जानता है, जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी स्तर पर बहुत ही परिपक्व अवस्था में है। तो एक वानर समुदाय से, एक अज्ञानता की अवस्था से एक सभ्य और ज्ञानवान होमो सेपियंस की अवस्था तक पहुंचने की मानव के जो विकास यात्रा है, उसका वैज्ञानिक और कर्मबद्ध अध्ययन करना ही हम इतिहास कहते हैं। और जब ये अपने बारे में जानने, अपनी विकास यात्रा को जानने से जुड़ गया, तो इतिहास में रोचकता जुड़ गई। हर कोई व्यक्ति अब ये जानने की कोशिश, आज भी तो वानर की संतान वानर होती है, मनुष्य की संतान मनुष्य होती है, फिर आज एक वानर का रूपांतरण मानव में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? तो वो कौन सी परिस्थितियां या किस प्रकार से ये होमोनिड के विकास का क्रम चला, इसको हम समझने की, उन परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं। यही हमारा इतिहास है। अपने बारे में जानने का जो गाथा है, अपनी जो विकास यात्रा है, वही हमारे इतिहास कहलाती है। इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक फ्रेगमेंट फ्रॉम हिस्टोरीज। और इतिहास क्या है? एक वानर समुदाय से एक सभ्य होमो सेपियंस तक पहुंचने की विकास यात्रा। हमारे दो क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए। जब हम ये कहते हैं कि अब एक एंथ्रोपोलॉजी का ही एक सवाल है, इतिहास से ही ये प्रूव हुआ है कि मानवता का जो विकास है या इतिहास का जो विकास है, ये कैसे हुआ, इसके पीछे दो प्रकार के सिद्धांत, जो ये वाला टॉपिक है इतिहास का विकास कैसे हुआ, इसके लिए दो प्रकार के सिद्धांत इतिहास में स्थापित हैं। एक है इतिहास का विकासवादी सिद्धांत और दूसरा है इतिहास का विसरणवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत और दूसरा है विसरणवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है?
विकासवादी सिद्धांत का मानना है कि जो मानव का विकास है या मानवता का विकास है, ये असभ्यता से बर्बरता और बर्बरता से सभ्यता, यानी 3 फेज में आकर के आगे बढ़ता है। यानी मानव सबसे पहले असभ्य अवस्था में था, फिर वो धीरे धीरे बर्बर अवस्था तक पहुंचा और फिर जाकर के सभ्यता यानी होमो सेपियंस सेपियंस की अवस्था तक पहुंचा। ऐसा कैसे? आरंभिक दौर में जब हम ये मान के चलें कि एक वानर समुदाय है जिससे मानवता का विकास हुआ, ये होमोनिड का विकास हुआ, या इसके भी बाद के जो होमोनिड हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं इधर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, ये सारी सीरीज होमोनिड की है, ये पूर्ण सभ्यता की अवस्था है। इससे ऊपर के ये सब होमोनिड की अवस्था। तो अगर हम यहां पर ये मान के चलें कि मानव को अभी वानर अवस्था में है, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, उसके पास बोली नहीं है, उसके पास लिपि नहीं है, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, उसको उसकी जानकारी नहीं। जो भी प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं, तब चाहे वो वन संसाधन हो, वो जल संसाधन हो, भूमि हो, उन संसाधनों का यूज कैसे करना है, उनका यूटिलाइजेशन अपने लिए कैसा करना है, इसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। और जब उसको ज्ञान नहीं, बोली भाषा का ज्ञान नहीं, परिवार समाज क्या होता है, अपनत्व क्या होता है, ये भाव नहीं, इसलिए वह असभ्यता की अवस्था में है। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला, उसकी आवश्यकताएं उभर के आई, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने काम करना शुरू किया, अपने मानसिक क्षेत्र का विकास किया, तो उसको चीजों का ज्ञान हुआ। पता चला कि भूमि का वो उपयोग कर सकता है, वन संसाधन, जल संसाधनों का यूज कर सकता है, तो इन संसाधनों पर कब्जा करने, अधिकार करने का उसने प्रयास किया। जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह इन चीजों का महत्व समझने लगा, तो इन पर अधिकार करने के लिए उसने कोशिश कर दी। जैसे मैं आपको शुरुआत में ये कहूं कि आरंभिक दौर में जब मानव को कंदमूल फल खाता था, मिल गया, उसने संग्रह नहीं किया, मिल गया, खा लिया, भूख समाप्त किया, फिर अगले दिन भी भूख लगी तो तुरंत पेट से उसने निकाला, खा लिया। लेकिन जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ, कंदमूल फल धीरे धीरे समाप्त होने लगे, उसकी भूख जो थी, अब उसके लिए कंदमूल नहीं मिलने लगा, तो अपनी भूख को कैसे संतुष्ट करे? वहीं से उसने दिमाग लगाना शुरू किया और फिर वह कंदमूल से पशु का शिकार करने, पशु का भक्षण करने, उस एक्टिविटी की तरफ अग्रसर हुआ। यह उसके मानसिक क्षति का विकास होता है। फिर धीरे धीरे उसने पशु पर अपना कब्जा करना, अपना नियंत्रण करना शुरू किया, उनको पालने की एक्टिविटी शुरू कर दी। तो जैसे ही उसको चीजों का महत्व हुआ, उन पर अधिकार जमाने की कोशिश की। अधिकार जमाने के लिए उसने दूसरे का विरोध करना शुरू किया। दूसरे का विरोध करने के क्रम में उसके साथ मार पिटाई शुरू हुई, यानी हिंसक एक्टिविटी शुरू हो गई। और उसी मार काट हिंसक एक्टिविटी से मानव बर्बरता की अवस्था में पहुंच गया। बर्बरता की नेगेटिविटी यह है कि यहां से मानवता का ह्रास होता है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी यह है कि इसी बर्बरता के युग में चीजों पर अधिकार करने के क्रम में, उनका यूटिलाइजेशन के क्रम में भौतिक प्रगति भी होती है। अगर इस अवस्था में मानव नहीं पहुंचता, तो आज जो वैश्विक स्तर पर हमको भौतिक प्रगति का स्वरूप दिखा, आरंभिक दौर में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साम्राज्य बने, यह भौतिक प्रगति भी शायद न हो पाती। तो अधिकार के साथ साथ बर्बरता भी आई, अधिकार के साथ साथ भौतिक प्रगति का दौर भी शुरू हुआ। अब इस बर्बरता में क्या हुआ? मार काट शुरू हो गई, अविश्वास का वातावरण शुरू हो गया, यानी मूल्यविहीन स्थिति पैदा हो गई। वो भी मनुष्य के लिए, मानव के लिए आगे चल करके नकारात्मकता को पैदा करती है। फिर जब वो अकेला पड़ता चला गया, उसके सगे संबंधी धीरे धीरे, आसपास के वातावरण के जो लोग थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए, उसको भी खतरा पैदा होने लग गया, जंगली जानवरों का खतरा, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर संवेदनाएं पैदा हुई, और जब संवेदना पैदा हुई तो धीरे धीरे उन संवेदनाओं ने मूल्यों को जन्म दिया। साथ चाहिए, परिवार चाहिए, समुदाय चाहिए, समाज चाहिए। जब ये मूल्य विकसित हुए तो वह धीरे धीरे सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। तो इतिहास का विकासवादी सिद्धांत कहता है कि असभ्यता से बर्बरता, बर्बरता से सभ्यता की जीवन शैली की ओर जैसे जैसे मानव का गमन हुआ, तो वह एक वानर समुदाय से धीरे धीरे होमो सेपियंस सेपियंस की अवस्था में पहुंचा। विकासवादी सिद्धांत, विसरणवादी सिद्धांत क्या कहता है? विसरणवादी सिद्धांत कहता है कि समस्त विकासात्मक जो कार्य थे, ये सब एक ही स्थान पर हुए। और जब सारे विकासात्मक कार्य, सारी भौतिक प्रगति एक ही स्थान पर हुई, फिर मनुष्य का जब उस जगह से उसका एक प्रकार से पलायन होता है। पलायन कई कारणों से हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि वह नई उपजाऊ क्षेत्र की तलाश में दूसरी जगह गया, अपने उत्पादों के वाणिज्य व्यापार के लिए दूसरी जगह गया होगा,
या उस क्षेत्र में जलवायुगत परिवर्तन के कारण उसको वहां से भागना पड़ा, या उस क्षेत्र में युद्ध हुए, जंगली जानवरों के आक्रमण हुए, भय का वातावरण पैदा हुआ, इसलिए उसको वहां से निकलना पड़ा, जो भी रीजन हो सकता है। जब मनुष्य उस क्षेत्र से गमन करके अन्य क्षेत्रों में जाता है तो अपने साथ समस्त भौतिक प्रगति के कार्यों को भी वह दूसरी जगह लेकर के गया। भाई सिंपल सी बात है, जिसको जो चीज आती होगी जब वो किसी क्षेत्र में जाएगा वही चीज वहां डिलीवर करेगा। तो मानवता का जब समस्त विकासात्मक कार्य एक जगह हुए और यहां से मानव दूसरी जगह गया तो उन विकासात्मक प्रक्रियाओं को दूसरी जगह लेकर के गया। ऐसे ऐसे करते करते पूरी विकासात्मक गतिविधियां वैश्विक पटल पर फैलती चली गई। इसीलिए तो कहा जाता है कि समस्त मानवता एक ही अफ्रीकी मां की संतान है। इतिहास में यही माना जाता है समस्त मानवता। आपने पढ़ा भी होगा, कई बार पेपरों में, न्यूज़पेपर में आता रहता है कि अफ्रीका से लेकर के पूरा का पूरा आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में, यूरोप के क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्रों की ओर मानव का गमन हुआ और धीरे धीरे वहां पर विकासात्मक अवस्थाएं ट्रांसमिट होती हैं। इसका प्रमाण भी है कि पुरातत्वविदों को 26 लाख वर्ष पुराना जो मानव का साक्ष्य मिला है वो अफ्रीकी, सबसे पुराना मानव का साक्ष्य है ये 26 लाख वर्ष पुराना। और ये कहां से मिला? अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल का एक देश है जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया से 26 लाख वर्ष पुराना मानव का साक्ष्य मिलता है। क्लियर हो गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। विकासवादी सिद्धांत कहता है कि मानवता असभ्यता से बर्बरता, बर्बरता से सभ्यता की ओर गई। यानी जब चीजों की जानकारी नहीं थी तब वो असभ्यता की अवस्था में था, जब उसको जानकारी होने लगी तो उन पर अधिकार करने का प्रयास हुआ, उसी क्रम में बर्बरता उत्पन्न हुई और दूसरी तरफ भौतिक प्रगति भी हुई। फिर मारकाट बर्बरता के कारण धीरे धीरे संवेदनशीलता मानव के अंदर पैदा हुई, उसके अंदर मूल्य पैदा हुए और फिर वह सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। विसरणवादी सिद्धांत क्या कहता है? सारे विकासात्मक कार्य एक जगह हुए और धीरे धीरे मानव के प्रवसन के साथ, प्रगमन के साथ वो विकासात्मक कार्य एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हुए। तो इतिहास का विकास का मतलब है मानव का विकास, इतिहास का विकास का मतलब है मानवता का विकास। इन दो सिद्धांतों के तहत हम इतिहास का विकास और मानवता के विकास की गाथा को देखते हैं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा, अब इसमें हम ये वाला टॉपिक भी हो गया कि इसके जनक कौन है, इतिहास क्या है, इतिहास का विकास कैसे हुआ। अब है मानव होमिनिड का विकास। मानव होमिनिड का जो विकास का कॉन्सेप्ट है, यहां से आपके पीटी के भी सवाल बनते हैं। कई बार 20 शब्द में, 25 शब्द में यहां से कुछ लिखने के लिए आ जाता है। कहां से आएगा वो भी आपके सामने बताता हूं। मानव होमिनिड का विकास यानी एक वानर समुदाय से जो होमो सेपियंस सेपियंस की अवस्था तक मानव पहुंचा है, दैट मीन्स मानव होमिनिड का विकास। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले की ये बात है, एंथ्रोपोलॉजी का सिद्धांत है कि ये जंगल का कोर पोर्शन और ये आपका मैदान का क्षेत्र शुरू हो गया। अब जंगल का कोर पोर्शन है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर घनघोर पेड़ हैं, जंगल है, घना जंगल है। और ये मैदान है, यहां पर मैदान में क्या होता है, वृक्ष दूर दूर होते हैं। एक पेड़ इस तरफ है, दूसरा इतनी दूर पर है, बीच में घास, पठार आदि की स्थिति बनी हुई है। तो करोड़ों वर्ष पूर्व की स्थिति यह हुई कि इस जंगल के कोर पोर्शन में एक वानर समुदाय रहता था जिसका नाम था ड्रायोपिथेकस। अब एकाएक ड्रायोपिथेकस या इसका एक समुदाय जंगल के कोर पोर्शन को छोड़ करके इस जंगल और मैदान की बाउंड्री पर आया। आने के पीछे फिर कई सारे रीजन हैं। इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ का क्लाइमेटिकल चेंज आ गया हो, जंगल इनके लिए अनुकूल न रहा हो। यह भी हो सकता है कि यहाँ पर इनकी संख्या अत्यधिक हो गई हो। जो भी रीजन था यहाँ से आया और जैसे इस बाउंड्री सीमा पर आया तो इसने देखा कि यहाँ का जो परिदृश्य है वो तो जंगल से बिल्कुल अलग है। खुला वातावरण है, पेड़ दूर दूर है। यहाँ पर तो घनाघोर जंगल था और इतना घना जंगल कि सूर्य की किरणें भी बीच तक कई बार नहीं पहुंच पाती थी। तो ऐसी स्थिति में ड्रायोपिथेकस के जिस वर्ग ने इस खुले वातावरण की चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया और वापिस जंगल में चला गया, वो शाखा कहलाई रामापिथेकस।
मूलतः कौन है? ड्रायोपिथेकस, जो वापिस यहां से जंगल में चलेगी रामापिथेकस। यही रामापिथेकस आपका किंग कॉन्ग कहलाता है, गोरिल्ला कहलाता है। मूवी देखी होगी किंग कॉन्ग, उसमें यही है। और इस ड्रायोपिथेकस की जिस श्रेणी ने मैदान की चुनौती को एक्सेप्ट किया, मैदान में जाना शुरू किया और वो मैदान की ओर आ गई, वही कहलाई ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस की दो श्रेणियां, रामापिथेकस जो जंगल में ही चली गई, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो मैदान के वातावरण में आ गए। हम कहते हैं ना कि मानव का पूर्वज वानर है, यही वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस वानर है जो मानव का पूर्वज कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानव का पूर्वज। अब जब ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मैदान के वातावरण में आया, इसने मैदान के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो अब देखो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भौगोलिक संरचना में परिवर्तन हुआ। आप सभी जानते हैं कि भूगोल हमारी शारीरिक संरचना पर परिवर्तन डालता है। मैं आपको एक आध छोटी 2-4 एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल को देखेंगे, वहां का भूगोल अलग है, वहां के जो लोगों की कदकाठी है वो अलग है। फिर आप उसी से जुड़ा हुआ पार्ट अरब क्षेत्र में देखोगे तो काफी ऊंची हाइट है, मजबूत शरीर, कंधे चौड़े, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल से थोड़ा कम, लेकिन लगभग उसी के इक्विवेलेंट आपको क्या मिलता है? अरब कॉन्टिनेंटल में दिखाई देता है। इवन पश्चिमी भारत के क्षेत्र में भी, जो आप पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, वहां पर भी आपको ऐसी मजबूत कदकाठी और लंबा कद दिखाई देता है। और भारत के पूर्वी क्षेत्र में आ जाओ, भूगोल परिवर्तन हो गया, ज्योग्राफिकल दशाएं चेंज होने के कारण, जलवायु कंडीशन चेंज होने के कारण मानव का कदकाठी शरीर थोड़ा सा छोटा होता चला गया। और पूरब की ओर अगर आप जाओगे, बैंकॉक की तरफ, थाईलैंड की तरफ जाओगे, आप जापान, कोरिया की तरफ जाओगे, तो मानव की कदकाठी जो है और आपको संकुचित, छोटी अवस्था में दिखाई देती है। तो भूगोल के, जलवायु के परिवर्तन से मनुष्य की शारीरिक संरचना में इतना बड़ा रूपांतर दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये वानर समुदाय जो जंगल में रहता था, अब वहां के क्लाइमेटिकल और ज्योग्राफी को छोड़ करके वो मैदान के क्लाइमेट और ज्योग्राफी में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अब जब वो जंगल में रहता था तो ड्रायोपिथेकस की जो गतिविधियां थी वो अलग थी और मैदान में आकर के गतिविधियां अलग हो गई। अब ये जो रूपांतरण है, जब तक वो जंगल में था तो जंगल में पेड़ घने घने थे, एक दूसरे से नजदीक थे। वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ता, उसमें चढ़ता, फिर नीचे उतरता, उसमें से पकड़ के दूसरे पेड़ में चढ़ता और पेड़ ही पेड़ में एक जगह से दूसरी जगह आ जाता। लेकिन मैदान में ऐसा संभव नहीं था। मैदान की पृष्ठभूमि क्या है? एक पेड़ इधर है, दूसरा बहुत दूर है, तीसरा और दूर है, बीच में घास है, पठार है। तो वह लंबी छलांग लगा करके एक पेड़ में और फिर दूसरी लंबी छलांग लगा करके दूसरे पेड़ में नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में वह अपने चारों हाथों पैरों से चला, फिर पेड़ मिला, उसके ऊपर लपका, फिर नीचे उतरा, तो वो अपने चारों हाथ पैरों का प्रॉपर यूज करने लगा। अब एक लंबी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है, चलनी है, थोड़ी देर चलता, थकता, फिर बैठता, अपनी गर्दन इधर उधर घुमाता, इधर उधर की चीजें देखता। इससे दो परिवर्तन हुए। एक तो उसके हाथ फ्री होने लग गए और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि उसकी जो मुंह या आप कह सकते हो थूतन थी, उस थूतन में परिवर्तन आया। कैसे? जब वो जंगल में था, जंगल में एक पेड़ की टहनी पकड़ करके दूसरे पेड़ की टहनी पर पहुंचता था तो दोनों हाथ उसके पेड़ों की शाखाओं को पकड़े रहते थे। और किसी पेड़ का कोई फल उसको खाना है तो वह अपने मुंह को ही आगे करके उस फल को लपकता था। और आपको डार्विन का सिद्धांत पता है कि हमारे शरीर का जो अंग ज्यादा यूटिलाइज होता है वो ज्यादा डेवलप होता है। तो दोनों हाथों से टहनियां पकड़ करके मुंह को आगे कर रहा तो उसकी थूतन लंबी होती चली गई। लेकिन जैसे वो मैदान में पहुंचा, मैदान में थोड़ी देर आगे गया, रुका, बैठा, हाथ से उसने जो नीचे के फल थे पेड़ के उनको तोड़ा और उसको खाने लगा। तो मुंह का यूटिलाइजेशन कम हुआ, इसलिए उसकी थूतन धीरे धीरे चपटी होती चली गई। दूसरा परिवर्तन, हाथ फ्री हो गए, हाथ से चलने का काम शुरू हुआ, बगल की चीजों को देख करके तोड़ने का काम शुरू हुआ, तोड़ने मरोड़ने की कला शुरू हो गई। यानी इस प्रकार की एक्टिविटी, यानी हाथों का यूटिलाइजेशन की क्रिया शुरू हुई। और जब इसके हाथों के द्वारा अपने लिए काम करना शुरू हो किया तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक नई होमिनिड में रूपांतरण हो गया, जिसको हम होमो हैबिलस मानव कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी को स्किलफुल मानव की संज्ञा दी जाती है। पहला क्वेश्चन ये कि वह कौन सा होमोनिड है जो मानव का पूर्वज है, वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और दूसरा,
स्किलफुल मानव की संज्ञा किसको दी जाती है? होमो हैबिलस। इसी का कई पीढ़ियों के बाद जो विकसित रूपांतरण है वो होमो हैबिलस के रूप में है। स्किलफुल मानव क्यों कहते हैं? जैसे मैंने अभी कहा, उसके पीछे वजह यह है कि एक तो उसके हाथ फ्री हो गए, हाथों के द्वारा उसने चीजों को तोड़ना, काटना, मरोड़ना, ये सारा काम शुरू कर दिया और हाथों से ही उसने अपने लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे ये चारों हाथों पैरों पर चलता था। जैसे जैसे नीचे के फल कंदमूल सब समाप्त हो गए, अब इसको ऊपर की टहनियों को लपक करके फल तोड़ने थे। तो जाहिर सी बात है कि इसको उकड़ू अवस्था में ऊपर उठ करके उन तक अपने संसाधन को जुटाना था। धीरे धीरे जब ये अपने पैर आगे की भुजाएं उठा करके फल तोड़ता, कई बार तो मस्ती में ही आगे बढ़ते हुए कूदता, नाचता, तो ऐसी स्थिति में कई सालों के बाद इसकी एक पीढ़ी ऐसी आ गई जो होमो इरेक्ट की अवस्था में आ गई। इसको अगर मैं एक बढ़िया एग्जांपल आपको दूं, जब भी हम अपने घर में अपने कुत्ते को, डॉगी को कोई बिस्किट वगैरह फेंक के देते हैं तो डॉगी अपने पैरों को उठा करके जंप करता है और मुंह से जो है बिस्किट पकड़ता है। डॉगी पीछे के पैरों पर बने रहना और आगे के पैरों को उछल करके ऊपर उछलना, वो इरेक्ट अवस्था कहलाती है। यही अवस्था जब होमो हैबिलस इस उकड़ू अवस्था में आ गया तो उसको होमो इरेक्ट मानव कहते हैं। ये विकास क्रम में इंपॉर्टेंट है, कोई खास ज्यादा अचीवमेंट हम इस अवस्था में नहीं देखते हैं। निएंडरथल मानव मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पीटी और मेंस दोनों में आता है लिखने के लिए। निएंडरथल मानव उस मानव को कहा जाता है जिस मानव ने गुफाओं के अंदर रहना शुरू किया, जिस मानव ने हड्डियों के उपकरण बनाने शुरू किए, उसको हम निएंडरथल मानव कहते हैं। निएंडरथल मानव इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की एक्टिविटी मानव की सबसे पहले जर्मनी की निएंडरथल घाटी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस मानव को निएंडरथल मानव की संज्ञा दी गई। गुफाओं में रहने लगा, जाहिर सी बात है कि गुफाओं में इसलिए रहने लगा क्योंकि यह मानव संवेदनशील अवस्था तक पहुंच गया। डर लगने लगा, बिजली चमकती, तेज धूप आती, तेज बारिश होती तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए गुफाओं को आश्रय देना शुरू कर दिया। अनेक जंगली जानवर मरे रहते, कोई जंगली जानवर किसी दूसरे जंगली जानवर को खाता, उसकी हड्डियां बिखरी रहती, उन हड्डियों का इस्तेमाल करके इसने अपने लिए उपकरण बनाए, अपने लिए हथियार बनाए, यानी हड्डियों के उपकरण बनाने का कार्य शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, जब संवेदनशीलता आई तो डर भी पैदा हुआ, बहुत सारे लोगों को अपने साथ रह करके इस समूह में रहना शुरू कर दिया। ये समूह आधारित जीवन शैली इस निएंडरथल मानव में आई। इसका प्रमाण यह है कि यह मानव समाधान की क्रिया भी करने लगा था। और आप सभी जानते हैं कि हम उसी व्यक्ति, मृत व्यक्ति के शव का दहन करते हैं जो हमारा सगा संबंधी होता है। और यह मानव अगर समाधान की क्रिया की ओर जा रहा है, इसका मतलब यह सगे संबंधी की अवस्था में बंध गया है, यानी परिवार समाज जैसी इकाई का महत्व समझने लगा है। धीरे धीरे निएंडरथल के बाद कई पीढ़ियों के बाद जो एक नए होमोनिड आया, उसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, क्योंकि इस होमो सेपियंस ने पहली बार संस्थाबद्ध जीवन शैली की ओर गमन किया। और जब पूर्ण परिपक्व संस्थाबद्ध जीवन शैली जिस मानव के द्वारा एडॉप्ट की गई, उसी को हम होमो सेपियंस सेपियंस अवस्था कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मूल वानर समूह ड्रायोपिथेकस ये दो भागों में विभक्त हुआ, जिसने जंगल के ही क्लाइमेट को, वातावरण को स्वीकार किया और वापस जंगल में चला गया, वो रामापिथेकस। जिसने मैदान के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और यही मानव का पूर्वज कहलाया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की शारीरिक संरचना में और हाथों की एक्टिविटी में जब रूपांतरण आया तो वह होमो हैबिलस मानव में रूपांतरित हुआ, और इसी को हम स्किलफुल मानव की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसी ने पहली बार अपने लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे इसकी कई पीढ़ियों के बाद इसने उकड़ू होकर के जब चलना शुरू किया, आगे की भुजाओं को धीरे धीरे इसने पूरी तरह से मुक्त करने की क्रिया शुरू की, तो वह होमो इरेक्ट मानव में रूपांतरित हुआ। इसके बाद निएंडरथल मानव की स्थिति पैदा हुई। निएंडरथल मानव जो गुफाओं में रहता, जिसमें संवेदनशीलता थी, जिसने हड्डियों के उपकरण बनाने का काम शुरू किया और अपने सगे संबंधियों का समाधान करना शुरू किया। निएंडरथल के बाद होमो सेपियंस मानव, जिसने संस्थाबद्ध जीवन शैली का शुभारंभ किया, और पूर्णतः मजबूत परिपक्व संस्थाबद्ध जीवन शैली जिस मानव ने एडॉप्ट की, वही होमो सेपियंस सेपियंस की अवस्था कहलाई, और आज इसी अवस्था में मानव पहुंचा हुआ है। अर्थात एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस से एक होमो सेपियंस सेपियंस तक कैसे मानव का विकास हुआ, इस विकास यात्रा, उन परिस्थितियों को समझना ही इतिहास कहलाता है।
तो आज मैंने इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताई, मूलभूत चीज़ें हैं। इतिहास के जनक कौन है, इतिहास क्या है, इतिहास के विकास के 2 सिद्धांत और होमिनिड का विकास। इसी के साथ शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।